हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है डाउरी डेथ, और बीएनएस के अंदर डाउरी डेथ के बारे में बताया गया है सेक्शन 80 में। तो आइए बिना किसी देरी के सेक्शन 80 को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 80 का सब सेक्शन 1 कहता है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। देखिए, इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी महिला की डेथ हो जाती है जलने के कारण या फिर किसी बॉडीली इंजरी के कारण, शरीर पे कोई इंजरी हो गई है, या फिर सामान्य परिस्थितियों से अलग होकर यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर किसी दूसरी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और वो कब होती है? विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी के 7 सालों के अंदर अंदर। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट, और ये भी दिखाया जाता है कि उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी यानी क्रूरता की गई थी, या फिर हरासमेंट किया गया था यानी उत्पीड़न किया गया था। और ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। मतलब क्रुएल्टी या फिर हरासमेंट या तो उसके हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है या फिर उसी हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, ताकि दहेज की डिमांड की जा सके। और बाद में सेक्शन 80 कहता है, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ। तो ऊपर अभी हमने जिस डेथ के बारे में पढ़ा उसी डेथ को कहा जाएगा डाउरी डेथ। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव shall be deemed to have caused her death, और ऐसा मान लिया जाएगा कि उसी हस्बैंड ने या फिर उस हस्बैंड के उसी रिलेटिव ने इस डेथ को कॉज किया है। अब देखिए, सेक्शन 80 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? whoever commits a dowry death, मतलब जो कोई भी डाउरी डेथ को कमिट करता है, shall be punished with imprisonment for a term, उसे पनिश किया जाएगा imprisonment से यानी कारावास से, for a term which shall not be less than 7 years, मतलब उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है ऐसी इम्प्रिजनमेंट की टर्म से जो कि 7 सालों से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब सबसेक्शन 2 जो है वो हमें डाउरी डेथ की पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, और वो कितनी होगी? मिनिमम 7 years और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, मतलब कितनी एक्सटेंड हो सकती है? तो उसका जवाब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास। अब देखिए, हमने बेड लैंग्वेज को तो अच्छे से समझ लिया है। आइए अब जैसा हम हर बार करते हैं, सेक्शन 80 को ही हम थोड़ा और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सेक्शन 80 को पूरी तरह से समझने से पहले हमें समझना होगा अननेचुरल डेथ इस टर्म को। तो देखिए, जैसा कि हमने सेक्शन 80 में पढ़ा ही था कि जब किसी वुमन की डेथ हो जाती है बर्न्स की वजह से, बॉडीली इंजरी की वजह से, या फिर अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इस फ्लो चार्ट में आप अच्छे से देख सकते हैं कि अननेचुरल डेथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है होमिसाइडल और एक है सुसाइडल। देखिए, होमिसाइडल के बारे में तो हमने साफ साफ अभी पढ़ा ही था कि जब हस्बैंड या फिर रिलेटिव वाइफ को मार देते हैं, कैसे? या तो जलाकर या फिर उसकी बॉडी पे कोई इंजरी कमिट करके। और वो ऐसा क्यों करते हैं? डाउरी की यानी दहेज की डिमांड करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी फ्लो चार्ट में मैंने एक और पार्ट ऐड किया है जो कि है अननेचुरल डेथ सुसाइडल सर्कमस्टांसेस की वजह से। अब देखिए, पिछली वीडियो में ही हमने सेक्शन 86 को भी पढ़ा था जिसमें हमने क्रुएल्टी की डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। अगर हम सेक्शन 80 को सेक्शन 86 के साथ पढ़ेंगे और सेक्शन 80 में जो ये टर्म है अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इसे भी अगर साथ में जोड़ेंगे तो हम एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जब कोई वुमन सुसाइड कर लेती है, क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव ने उसके साथ क्रुएल्टी की थी, और वो क्रुएल्टी किससे रिलेटेड थी? डाउरी से रिलेटेड। तो सेक्शन 80 में वो सर्कमस्टांस भी, वो केस भी शामिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म यूज की गई है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। तो जो सुसाइड होता है ना, वो नेचुरल डेथ तो होती नहीं है, और हमारा सेक्शन क्लियरली ये कहता है कि जब वुमन की डेथ होती है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और साथ ही सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी या फिर हरासमेंट किया गया था। और सेक्शन 86 में यानी क्रुएल्टी में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा विलफुल कंडक्ट जो कि वुमन को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे, या फिर उसे ग्रेव इंजरी कमिट कर दे, या फिर उसकी लाइफ को, लिम्ब को
या मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ को खतरा पैदा कर दे। ये तो पहला क्लॉज था। और दूसरे क्लॉज में हमने पढ़ा था कि वुमन के साथ ऐसा हरेसमेंट हो रहा है, ऐसा उत्पीड़न हो रहा है जिसकी वजह है उस वुमन को मजबूर करना ताकि उससे एक अनलॉफुल डिमांड पूरी करवाई जा सके। अब वो प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की भी हो सकती है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो पिछले लेक्चर में इसे समझाते टाइम मैंने ये आपको बताया था कि अनलॉफुल डिमांड जो कि प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जा रही है, ये डाउरी से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा स्कोप है। लेकिन जब हम सेक्शन 80 को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर अनलॉफुल डिमांड डाउरी से रिलेटेड की जा रही है, तो हमें ये पता चलता है कि क्रुएल्टी में भी एक खास तरह की क्रुएल्टी की जा रही है जो कि डाउरी से रिलेटेड है। और सेक्शन 80 में हमने अभी अभी पढ़ा है कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अननेचुरल डेथ में ये केस भी आएगा जब वुमन सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, और वो क्रुएल्टी किससे रिलेटेड थी? डाउरी से रिलेटेड थी। तो बेसिकली अगर इन सारी बातों को और सिंपल वे में समझाऊं तो जब हम सेक्शन 80 और सेक्शन 86 को, जिसमें हमने क्रुएल्टी को समझा था, इन्हें साथ में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डाउरी डेथ में जो अननेचुरल डेथ है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो होमिसाइडल या फिर सुसाइडल। होमिसाइडल में तो हस्बैंड और रिलेटिव वाइफ को मार ही देते हैं डाउरी की डिमांड के चलते, भले ही वो बस उसे इंजरी कॉज करना चाह रहे थे, भले ही उनका ये इंटेंशन नहीं रहा होगा कि हम इसे जान से ही मार दें। स्टिल अगर वुमन मर जाती है तो हमने सेक्शन 80 में ये पढ़ा है कि हम तो ये मान लेंगे कि हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव ने उस वुमन को मार ही दिया है, तो ये कैटेगरी हो गई होमिसाइडल वाली। लेकिन सेक्शन 86 और सेक्शन 80 की इंटरप्रिटेशन करने के बाद में अननेचुरल डेथ का ये दूसरा पार्ट भी सामने आता है जो कि है सुसाइडल, जब वुमन खुद से ही सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड ने या फिर उस हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने उसके साथ क्रुएल्टी की थी डाउरी से रिलेटेड। तो ये है अननेचुरल डेथ का पूरा कंसेप्ट जिसे आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए अब डाउरी डेथ के ही बाकी एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि डाउरी डेथ में अननेचुरल डेथ होती है और वो कब होती है? विद इन 7 years ऑफ मैरिज, शादी के 7 सालों के अंदर अंदर। और थर्ड एसेंशियल क्या है? सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी रिलेटेड टू डाउरी, उसके साथ क्रूरता की गई थी दहेज से संबंधित, और वो किसके द्वारा की गई थी? बाय हर हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा। तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी डाउरी डेथ का टॉपिक आता है तो ये 3 एसेंशियल्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अननेचुरल डेथ, जो कि होमिसाइडल भी हो सकती है जैसे कि डेथ बाय बर्निंग एटसेट्रा, या फिर सुसाइडल भी हो सकती है, बेसिकली अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है। सेकंड एसेंशियल क्या है? विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 सालों के अंदर अंदर उसकी डेथ होती है। और ये जो टर्म है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है। और थर्ड एसेंशियल क्या है? सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्या किया जाता है? डाउरी क्रुएल्टी, ऐसी क्रुएल्टी जो कि डाउरी से रिलेटेड है, ऐसी क्रूरता जो कि दहेज पाने के लिए की जा रही है। और इसी के साथ में आपने सेक्शन 80 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब देखिए एक और टॉपिक है जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फॉर एवरी चार्ज ऑफ सेक्शन 80 द चार्ज ऑफ सेक्शन 85 BNS इज कंपल्सरी। मतलब जब भी किसी अक्यूज्ड के ऊपर सेक्शन 80 का चार्ज लगता है, यानी डाउरी डेथ का चार्ज लगता है, तो सेक्शन 85 का चार्ज होना भी कंपलसरी है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू आल्सो फ्रेम द चार्ज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेक्शन 80 के साथ आप कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर का चार्ज भी फ्रेम करो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि केस में फैक्ट्स क्या थे और क्या सर्कमस्टांसेस थे। और इसी बात को समझने के लिए हम कुछ केसेस को देखेंगे। उससे पहले इसी बात को वापस से सिंपली समझ लीजिए, जब भी किसी पर्सन पे सेक्शन 80 का यानी डाउरी डेथ का चार्ज लगता है तो सेक्शन 85 का चार्ज यानी क्रुएल्टी का चार्ज भी लगाना कंपलसरी है। क्योंकि हमने सेक्शन 80 को पढ़ते टाइम क्या समझा है कि डाउरी डेथ में क्रुएल्टी एक एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना सेक्शन 80 का चार्ज कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए सेक्शन 80 के साथ में सेक्शन 85 का चार्ज मैंडेटरी लगाया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इनका चार्ज लगाया जाए। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसी बात को थोड़ी और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये है केस फर्स्ट, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएल्टी कमिट करता है और वाइफ
सुसाइड कमिट कर लेती है शादी के 7 सालों के अंदर अंदर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हस्बैंड पे क्या लाइबिलिटी अराइज होगी? तो इसका आंसर है हस्बैंड विल बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। क्यों? क्योंकि डाउरी क्रुएल्टी इज मिसिंग, यानी जो हस्बैंड है वो गिल्टी होगा सिर्फ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, क्योंकि डाउरी से रिलेटेड जो क्रुएल्टी है वो मिसिंग है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ सेक्शन 86 वाली क्रुएल्टी कर रहा है। आपको याद होगा मैंने सेक्शन 86 को पढ़ते टाइम आपको बताया था कि उसका स्कोप बड़ा है और सेक्शन 80 उसी के अंदर फॉल करता है। तो ये कौन सा केस है जब क्रुएल्टी तो की जा रही है लेकिन वो डाउरी से रिलेटेड नहीं है। और आपको ये भी याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 117 भी पढ़ाया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक प्रिजम्पशन रेज हो जाती है जब भी वाइफ शादी के 7 सालों के अंदर अंदर सुसाइड कमिट कर लेती है, तो ये प्रिजम्पशन रेज हो जाती है कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव ने सुसाइड से पहले उस वाइफ के साथ क्रुएल्टी की थी। तो कोर्ट ये मान सकती है कि हस्बैंड या फिर उसका रिलेटिव गिल्टी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हस्बैंड पे क्या लाइबिलिटी अराइज होगी? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। हस्बैंड कमिट्स क्रुएल्टी टू वाइफ। हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता है। वाइफ कमिट्स सुसाइड आफ्टर 5 years, मतलब वाइफ सुसाइड कमिट करती है, लेकिन कब? क्रुएल्टी करने के 5 साल बाद। और ये सारा सब कुछ कब होता है? शादी के 7 सालों के अंदर। अब यहाँ पे हस्बैंड पे क्या लाइबिलिटी अराइज होगी? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम गैप है क्रुएल्टी और सुसाइड के बीच में वो काफी बड़ा है, यानी 5 साल का है, तो यहाँ पे सेक्शन 117 वाली प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं माना जा सकता कि वाइफ ने जो सुसाइड कमिट किया है उसके पीछे का कारण हस्बैंड के द्वारा की गई क्रुएल्टी है, तो हस्बैंड को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पे हस्बैंड की लायबिलिटी क्या होगी? सिर्फ क्रुएल्टी। उसने जो क्रुएल्टी की थी सिर्फ उसी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हस्बैंड के द्वारा की गई क्रुएल्टी की वजह से वाइफ ने 5 साल बाद में जाके सुसाइड किया है। तो अल्टीमेटली हस्बैंड पे सिर्फ लाइबिलिटी अराइज होगी क्रुएल्टी की, ना कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। आइए अब तीसरा केस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हस्बैंड कमिट्स क्रुएल्टी टू वाइफ इन रिलेशन टू डिमांड फॉर डाउरी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता है डाउरी की डिमांड को पूरा करने के लिए, एंड वाइफ कमिट सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। और यहाँ पे वाइफ जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है, और ये सब कब होता है? शादी के 7 सालों के अंदर अंदर। अब यहाँ पे हस्बैंड की लायबिलिटी क्या होगी? तो ये तो काफी सिंपल है, हस्बैंड की लायबिलिटी डाउरी डेथ होगी, क्योंकि ये सारी बातें सेक्शन 80 के सारे एसेंशियल्स को पूरा कर रही है। वाइफ सुसाइड कर रही है तो ये का नेचुरल डेथ हो गया, और ये सारा इंसिडेंट शादी के 7 सालों के अंदर अंदर हो रहा है, और उसकी डेथ से पहले हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएल्टी की है जो कि डाउरी से रिलेटेड है। तो सेक्शन 80 के सारे एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं और हस्बैंड पे लायबिलिटी अराइज हो जाएगी डाउरी डेथ की। आइए अब हम चौथा केस देख लेते हैं। हस्बैंड कमिट्स क्रुएल्टी टू वाइफ इन रिलेशन टू डिमांड फॉर डाउरी। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता है ताकि डाउरी की डिमांड को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पे एडिशनल पॉइंट क्या है? हस्बैंड पोर्ड पेट्रोल ऑन वाइफ एंड सेट हर ऑन फायर। हस्बैंड जो है वो वाइफ के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उसे आग लगा देता है, बट शी सर्वाइव्स। लेकिन वो जैसे तैसे करके सर्वाइव कर लेती है, बच जाती है। दिस ऑल हैपेंड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ये सब कुछ कब होता है? शादी के 7 सालों के ठीक अंदर अंदर। अब यहाँ पे हस्बैंड की लायबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, हस्बैंड की लायबिलिटी होगी अटेम्प्ट टू डाउरी डेथ एंड अटेम्प्ट टू मर्डर। यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांस में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाएगा, और क्योंकि वो सरवाइव कर गई है, मरी नहीं है, तो डाउरी डेथ की जगह यहाँ पे चार्ज लगेगा अटेम्प्ट टू डाउरी डेथ का। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर का चार्ज लगे, लेकिन इस केस में सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं कि मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है, बट क्योंकि वो मरी नहीं है, सरवाइव कर गई है, तो मर्डर की जगह अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया जाएगा हस्बैंड के ऊपर। और इसी के साथ आपने इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब देखिए, सेक्शन 80 को पढ़ते टाइम हमने उसका तीसरा जो एसेंशियल है, सून बिफोर हर डेथ, इसे भी पढ़ा था। आइए इसे ही थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और इसी कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक केस लॉ जिसका नाम है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऐसा कहा गया था, सून बिफोर डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद इमीडिएटली बिफोर। इस केस में ऐसा कहा गया था कि सून बिफोर ये जो टर्म है, इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर से नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि डेथ हुई है तो इससे जस्ट 5 मिनट पहले उसके साथ क्रुएल्टी की गई है। इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं होगा। आगे कहा जाता है, टाइम गैप इज नॉट ओनली द पैरामीटर दो इट मे बी वन ऑफ द फैक्टर। मतलब टाइम गैप अकेला सिर्फ कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, हाँ, ये बाकी सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर बन सकता है। आगे कहा जाता है, रादर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट देयर
देयर शुड बी अ लाइव कनेक्शन बिटवीन डाउरी क्रुएल्टी एंड डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ टाइम गैप को नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखना जरूरी होगा कि क्या एक लाइव कनेक्शन बैठ रहा है डाउरी क्रुएल्टी और डेथ के बीच में। इट मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी वाज सच एज मे हैव कंटिन्यूड टिल द टाइम ऑफ द डेथ। मतलब जो क्रुएल्टी का प्रभाव है, जो क्रुएल्टी का इफेक्ट है, वो जारी था उसके डेथ के टाइम तक। मतलब जब उसके साथ क्रुएल्टी की गई है और कुछ टाइम बाद जाके उसकी डेथ हो जाती है, अब चाहे वो होमिसाइडल तरीके से हो या फिर सुसाइडल तरीके से हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस क्रुएल्टी का इफेक्ट, उस क्रुएल्टी का प्रभाव उसकी डेथ होने तक कंटिन्यू था, जारी था। तब जाके हम एक लाइव कनेक्शन बिठा पाएंगे कि उस डाउरी क्रुएल्टी की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सून बिफोर डेथ इस टर्म को कैसे इंटरप्रेट किया है। और इसी के साथ आप इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आइए अब हम एक और कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन राइज होता है, विल सेक्शन 80 अप्लाई ऑन वॉइड मैरिजेस, कि क्या सेक्शन 80 वॉइड मैरिजेस के ऊपर भी लागू होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 80 में तो बोल रखा है कि वाइफ के साथ ऐसा ऐसा होता है और वो कौन करता है, हस्बैंड या फिर उसका रिलेटिव करता है। लेकिन जब मैरिज ही वॉइड है तो वो अक्यूज्ड उसका हस्बैंड हुआ ही नहीं, तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी सेक्शन 80 को हम लगा सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स 2004 इस केस में ऐसा कहा था कि हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कहा गया है, इट वाज हेल्ड दैट पर्पसिव इंटरप्रिटेशन हैज टू बी डन इन सच केसेस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था कि ऐसे केसेस में हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को करना पड़ेगा। एंड इफ सेक्शन 80 बीएनएस इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लॉफुल मैरिजेस, मतलब अगर सेक्शन 80 बीएनएस का सिर्फ लॉफुल मैरिजेस तक ही सीमित रहा, एंड दैट बिकम्स लाइसेंस फॉर द हस्बैंड टू कमिट डाउरी डेथ, और ये अगर हस्बैंड के लिए डाउरी डेथ कमिट करने का लाइसेंस बन गया अनलॉफुल मैरिजेस में, दैट वुड डिफीट द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 बीएनएस। तो ये बीएनएस के सेक्शन 80 का जो पर्पस है उसको डिफीट कर देगा। तो सेक्शन 80 का पर्पस क्या है कि डाउरी डेथ को रोका जाए सारे सर्कमस्टांसेस में। तो अगर इसे सिर्फ लॉफुल मैरिजेस में लगाया गया, वॉइड मैरिजेस में नहीं अप्लाई किया गया, तो ये पर्पस तो डिफीट हो गया। फिर तो हस्बैंड को एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा डाउरी डेथ को कमिट करने का। तो इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला है कि हमें ऐसे केसेस में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखना होगा, और सेक्शन 80 लॉफुल मैरिजेस के साथ साथ वॉइड मैरिजेस के ऊपर भी लागू होगा। अब देखिए डाउरी डेथ से ही रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो कि बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 118 हमें बताता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में। आपको याद होगा जब हम पिछली वीडियो में क्रुएल्टी को पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 117 को पढ़ा था, जो कि हमें बताता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। तो बिल्कुल वैसा ही बीएसए में एक और सेक्शन दिया गया है जो कि प्रिजम्पशन रेज करता है डाउरी डेथ से रिलेटेड। अगर इस वीडियो में डाउरी डेथ को समझते टाइम हम इस सेक्शन को भी इंक्लूड कर ले तो हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे और ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बन जाएगा। तो आइए सेक्शन 118 को पढ़ते हैं जो कि बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में। देखिए सेक्शन 118 कहता है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन। मतलब जब जब ये सवाल उठता है कि किसी पर्सन ने किसी वुमन की डाउरी डेथ कर दी है, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for, और ऐसा दिखा दिया जाता है कि soon before her death, उसकी डेथ से पहले उस वुमन के साथ उस पर्सन के द्वारा क्रुएल्टी की गई थी या फिर हरासमेंट किया गया था। फॉर और इन कनेक्शन विद, ऐसा क्यों किया जा रहा था, एनी डिमांड फॉर डाउरी, डाउरी की डिमांड करने के लिए। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है शैल प्रिज्यूम। बीएसए में यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जब हम सेक्शन 117 को पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वहां पे मे प्रिज्यूम टर्म का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे यूज हो रहा है शैल प्रिज्यूम का। मतलब कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है इस प्रिजम्पशन को रेस करने की या फिर नहीं करने की। कोर्ट को इस प्रिजम्पशन को रेस करना ही पड़ेगा। कोर्ट बाउंड है इस प्रिजम्पशन को रेस करने के लिए। और क्या प्रिजम्पशन है, दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डाउरी डेथ, कि उसी पर्सन ने डाउरी डेथ को कॉज किया है। तो बेसिकली सेक्शन 118 क्या बताता है, एक प्रिजम्पशन के बारे में जो कि कोर्ट को रेस करनी ही पड़ेगी। कब, जब किसी पर्सन पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि उसने एक वुमन की डाउरी डेथ कर दी है और ये भी दिखा दिया जाता है कि उसकी डेथ से पहले उस वुमन के साथ क्रुएल्टी या फिर हरासमेंट किया गया था डाउरी से रिलेटेड। तो कोर्ट तो ये मान लेगी कि उसी पर्सन ने उस वुमन की डाउरी डेथ भी कमिट की है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अब उस अक्यूज्ड पे आ जाएगा कि वो ऐसा प्रूफ दे, इस बात को साबित करे
कि उसने डाउरी डेथ कमिट नहीं की है। बेसिकली इस प्रिजम्पशन को रिबट करना, यानी इस प्रिजम्पशन को साइड करने का जो बर्डन है, जो जिम्मेदारी है, वो अब अक्यूज्ड के ऊपर आ जाएगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये प्रिजम्पशन भी रिबटेबल है, यानी इस प्रिजम्पशन को भी सेट असाइड किया जा सकता है। अगर अक्यूज्ड ऐसा सफिशिएंट एविडेंस लेकर आ जाए जिससे ये पता चल जाए कि उसने उस महिला की डाउरी डेथ कमिट नहीं की है, तो कोर्ट को इस प्रिजम्पशन को साइड करना पड़ेगा। लेकिन तब तक, जब तक वो प्रूफ नहीं लाता है, तब तक तो ऐसा ही मान के चला जाएगा कि उसी ने डाउरी डेथ को कमिट किया है। तो जब भी सेक्शन 80 बीएनएस की बात आए, डाउरी डेथ की बात आए, तो आपको सेक्शन 118 बीएसए का इसको जरूर याद रखना है। और इस बात को भी याद रखना है कि सेक्शन 86 बीएनएस क्रुएल्टी से रिलेटेड प्रिजम्पशन सेक्शन 117 बीएसए में बताई गई है, लेकिन वहां पर मे प्रिज्यूम का यूज हुआ है। मतलब कोर्ट चाहे तो प्रिजम्पशन रेज कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन सेक्शन 80 बीएनएस डाउरी डेथ की जो प्रिजम्पशन है वो रेज होती है सेक्शन 118 बीएसए में, और यहाँ पे शैल प्रिज्यूम का यूज हुआ है। मतलब कोर्ट के पास चॉइस ही नहीं बचती, कोर्ट को ये प्रिजम्पशन रेज करनी ही करनी पड़ेगी। और इसी के साथ आपने सेक्शन 80 बीएनएस यानी डाउरी डेथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।